वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस महज ₹20 के आसपास है, लेकिन एफआईएस का जो होल्डिंग है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 46% का देखने को मिल रहा है। अब ₹20 के आसपास के स्टॉक में एफआईएस का 46% का होल्डिंग अगर है तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक को स्टडी करना बनता है, ऐसे स्टॉक को रिसर्च करना बनता है कि ऐसा स्टॉक में क्या ख़ास बात है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें 46% स्पेसिफिकली एफआईआई आके बैठे हैं। तो ऐसा कुछ तो हिडन फैक्ट होना चाहिए। तो चलिए हम भी रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि ₹20 के आसपास के स्टॉक में ऐसा क्या है जिस वजह से 46% के एफआईआई इसमें बैठे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो 71,434 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। करंट प्राइस ₹22.8 देखने को मिल रहा है। वहीं पे स्टॉक पी 20.3 का है, ROC 5.98, ROE 7.10 का है, फेस वैल्यू 2 का है। अब तक कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, पहले कुछ साल दिया था लेकिन अभी आखिरी के कुछ सालों से कोविड के बाद से डिविडेंड नहीं दिया गया है। अगर यहीं पे हम देखेंगे कंपनी पे डेप्थ तो 3,84,420 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 7.51। ये बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं, ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो स्टॉक की हम स्टडी कर रहे हैं ये एक बैंकिंग स्टॉक है और बैंकिंग स्टॉक में इतना डेप्थ जो है ये होता ही है और इसको हम ज़्यादा या कम की कैटेगरी में नहीं रखते, तो इस डेप्थ को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन आपने अगर ये स्टॉक में इंटरेस्ट लिया है, रिसर्च कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आने वाले समय में डेफिनेटली ये चीज़ आपको देखना चाहिए कि ये स्टॉक का ये जो डेप्थ है ये कम हो रहा है या कंट्रोल में आ रहा है या बढ़ता ही जा रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1.12 का हमें ये देखने को मिलता है। करंट असेट्स 1,05,807 करोड़ के हैं। इन्वेंट्री कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। ओपीएम 59.6 है, ₹20 के स्टॉक में अच्छा ओपीएम देखने को मिल रहा है। पित्रुस की स्कोर की सबसे बॉर्डर पासिंग मार्क्स है, ना बहुत रिस्की है ना बहुत फैंटास्टिक है, लेकिन हाँ डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जा सकता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात की जाए तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं 27,606 करोड़, देन 30,990 करोड़, देन 30,208 करोड़, यानी रेवेन्यू भी हमें स्टेबली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है लेकिन एटलीस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर वहीं पे हम फाइनेंसिंग मार्जिन की बात की जाए तो वो आप देख सकते हो माइनस में फ़िलहाल देखने को मिल रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो 736 करोड़ से 1,285 करोड़, 2,447 करोड़, 3,512 करोड़, यानी कंसिस्टेंसी से नेट प्रॉफिट जो है इसमें बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं माइनस में था, माइनस से प्लस में आके ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है नेट प्रॉफिट में। अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं माइनस में था लेकिन माइनस से आज 1.12 पे हमें ग्रोइंग होता हुआ नज़र आ रहा है। डिविडेंड जैसे मैंने कहा पहले कुछ साल दिया था लेकिन कोविड से यानी 2020 से कोई भी डिविडेंड यहाँ पे नहीं किया गया है। वहीं पे अगर हम बात कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, तो आप देख सकते हैं लास्ट 3 साल में सेल्स ग्रोथ जो है ये 10% देखने को मिल रहा है। वहीं पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 सालों में 69% देखने को मिल रहा है। ये हम लास्ट 3 इयर्स का देख रहे हैं। वहीं पे 5 इयर्स में 9% का सेल्स ग्रोथ था, तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 25% का देखने को मिला, जो कि एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल। वहीं पे अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR देखें और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों की कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस CAGR एक साल में 8% था, तो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 7% देखने को मिला। 3 सालों में स्टॉक प्राइस CAGR 13% है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 5% देखने को मिल रहा है। 5 इयर्स में 11% का प्राइस CAGR है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 4% का है, तो ये भी हमें एक अच्छा सिम्टम्स दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अब आते हैं हम बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं रिजर्व्स 36,402 करोड़ से लेके 41,562 करोड़ एंड देन 44,882 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डिपॉजिट्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2,66,230 से लेके 2,84,000
420 एंड नाउ 3,18,969 के डिपॉजिट देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छे और ग्रोइंग कंसिस्टेंसी से देखने को मिल रहे हैं। बोरोइंग की बात करें तो वो भी हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है कंपनी पे। टोटल असेट्स अगर हम देखें तो टोटल असेट्स में भी एक अच्छी ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। वहीं पे अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में 44.95% के एफआईएस थे, जो कि 45.74% के हो गए दिसंबर 25 में, और मार्च 26 में 46.42% के हमें एफआई देखने को मिल रहे हैं। यानी एफआई कॉन्स्टेंटली अपना स्टेक इसमें बढ़ा रही है, जबकि इंडियन मार्केट से एफआई वाइप आउट होकर एग्जिट कर रहे हैं और सेफ साइड जा रहे हैं, लेकिन इस 20 रुपीज़ के स्टॉक में एफआई अपना स्टेक बढ़ा रही हैं। वहीं पे अगर हम डीआईएस की बात करें तो जो 21.12% थे वो 21.81% देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट का होल्डिंग 0.01% है, पब्लिक का होल्डिंग 31.74% देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एफआईएस का जो होल्डिंग है ये बढ़िया देखने को मिल रहा है इस 20 रुपीज़ के स्टॉक में। अब ये स्टॉक कौन सा है पहले हम ये जानेंगे और फिर ये जानेंगे कि एफआईएस का इतना होल्डिंग स्टॉक में रहने के पीछे का कारण क्या है। हम बात कर रहे हैं यस बैंक की, जिसका करंट स्टॉक प्राइस 22.74 है। वहीं पे अगर आप इसका जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है अगर ये देखेंगे तो आपको दिखेगा 83% के रिटर्न्स ये ऑलरेडी बनाकर दे चुका है। अब ये जो यस बैंक है इसमें प्रमोटर का होल्डिंग हमने देखा 0 है। अब प्रमोटर का होल्डिंग 0 है यस बैंक में, नो प्रमोटर स्टेक। आफ्टर 2020 क्राइसिस के बाद हमने देखा रिकंस्ट्रक्शन एंड ओरिजिनल प्रमोटर का एग्जिट हो चुके थे। अब ओनरशिप जो है ये शिफ्ट हो चुकी है किस पे, एफआईआई पे, डीआईआई पे यानी एसबीआई, एलआईसी, इन पे, साथ ही साथ पब्लिक इन्वेस्टर्स पे। जब प्रमोटर का होल्डिंग 0 है, इंस्टीट्यूशनल नेचुरली जो है ये लार्ज कंट्रोल लेते हैं, एफआईआई का जो परसेंटेज है ये हायर बनता हुआ नज़र आता है। अब एफआईआई इसमें ज़्यादा क्यों है, अगर हम देखें कि एफआईआई का लार्ज फॉरेन इन्वेस्टर्स की एंट्री इतनी बड़ी क्यों है, एसएमबीसी की डील की वजह से। अब जापानीज़ का जो सुमितोमो था वो बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी एसएमबीसी ये होल्ड करता है करीबन 24 से 25% का स्टेक किसमें, यस बैंक में। अब इसके अलावा जो हाफ ऑफ द टोटल एफआई का होल्डिंग है वो इंटरेस्टेड क्यों है, अगर हम ये देखें कि क्यों है, तो एक तो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इंडिया में यस बैंक को लेकर, चीप वैल्यूएशन मिल रहा है आफ्टर क्राइसिस के, स्ट्रैटेजिक एंट्री जो है ये इंडियन बैंकिंग में देखने को मिलती है, और दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग एफआईआई, इट्स अ स्ट्रैटेजिक एफडीआई टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसमें एक हम बोल सकते हैं टर्न अराउंड स्टोरी की बात करें ग्लोबल फंड के, तो आफ्टर 2020 क्राइसिस एक तो क्लीन अप ऑफ बैड लोन्स देखने को मिले यस बैंक के, बेटर गवर्नेंस देखने को मिला क्योंकि पहला जो मैनेजमेंट था उनका सारा किया धरा था, लेकिन नया मैनेजमेंट बेटर है, इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कंसिस्टेंसी से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ग्लोबल फंड जो है हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी चाहता है, इस वजह से ग्लोबल फंड इसमें इंटरेस्टेड है। अब अर्लियर स्टेज पे टर्न अराउंड प्ले जो है ये एफआई का स्टेज जो इंक्रीज हो रहा है 25 हमने देखा था परसेंट क्राइसिस में, आज 46% तक आ चुका है, क्योंकि जो फॉरेन ग्लोबल फंड है इनको पता है कि हाई रिस्क है, वहीं पे हाई अपॉर्चुनिटी है और हाई रिवॉर्ड है। अब रिटेल और डीआई का शेयर रिड्यूस हो रहा है ओवर द टाइम, क्योंकि रिटेल का होल्डिंग डिक्रीज था 31% से आज 21% पर आ चुका है। सम डोमेस्टिक बैंक जो है इन्होंने रिड्यूस कर दिया है अपना करंट स्टेक आफ्टर रिकवरी फ्रेज। अब शेयर जो है ये एफआई बाय कर रहे हैं, एफआई का परसेंटेज बढ़ रहा है और डीआई इसमें डिक्रीज हो रहा है। अब रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की बात अगर हम कर ले तो आरबीआई ने अलाउ किया है सिग्निफिकेंट फॉरेन ओनरशिप इन अ प्राइवेट बैंक विथ लिमिटेड, ठीक है, लिमिट रखी है उस चीज़ की भी। अब एसबीआई का स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव कैपिटल पर है आफ्टर क्राइसिस के, तो एफआई का परसेंटेज जो है ये अलाउड है और इनकरेज कर रहा है स्टेबलाइज्ड होने में बैंक को। अब सिंपली अंडरस्टैंड करने की अगर एक बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो नो प्रमोटर प्लस फॉरेन स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स प्लस टर्न अराउंड स्टोरी इज इक्वल टू
हाई FIS स्टेक यानी 46% का। अब इसमें इम्पॉर्टेंट इनसाइड आपके लिए ये है कि हाई FIS होल्डिंग यानी कॉन्फिडेंस का सिग्नल है, बट इसके साथ साथ वोलेटिलिटी रिस्क जो है ये भी बना हुआ है। इफ़ FIS सेल स्टेक तो स्टॉक गिर सकता है, वो भी फास्टर वे में। तो क्या यहाँ पे सिर्फ FIS का 46% का होल्डिंग इतना सफिशेंट है यस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं, हमने बाकी पैरामीटर्स भी देखे। पहले मैनेजमेंट के सफ़र के बाद करंट मैनेजमेंट इम्प्रूविंग पोजीशन पर भी है, और साथ ही साथ FIS का होल्डिंग क्यों 46% है हमने ये भी देखा। I hope this information is informative for you. This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here. Neither a buy nor a sell. I hope this information is informative.